नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव सिंघवी और मैं स्वागत करता हूं आप सबका मेरे चैनल ब्लू पेलिकन वेल्थ मैनेजमेंट में। मैं आशा करता हूं कि आपने मेरा पुराना वीडियो बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग देखा होगा, जिसमें मैंने आपको टर्म प्लान और हेल्थ इंश्योरेंस के इंपॉर्टेंस के बारे में बताया है। किसी की भी फाइनेंशियल प्लानिंग बिना टर्म प्लान या बिना हेल्थ इंश्योरेंस के नहीं की जा सकती है। तो मेरे काफ़ी व्यूअर्स है, क्लाइंट्स है, इन्वेस्टर्स है, उनके मन में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं टर्म प्लान को लेके, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है। तो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ टर्म प्लान के वो सारे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में। काफ़ी लोगों के मन में ये क्वेश्चन होता है कि टर्म प्लान क्या है, क्या मुझे टर्म प्लान लेना चाहिए, मुझे कितनी अवधि के लिए टर्म प्लान लेना चाहिए, मुझे कितने सम एश्योर्ड का टर्म प्लान लेना चाहिए, मुझे टर्म प्लान कहाँ से लेना चाहिए, मुझे टर्म प्लान कौन सी कंपनी का लेना चाहिए, वो कौन से फैक्टर्स है जिसमें से टर्म प्लान लूँ और अगर डेथ हो तो पेमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, या वो कौन से फैक्टर्स है जिसमें डेथ क्लेम प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस होते हैं कि कौन सी कंपनी के टर्म प्लान में कौन कौन से फीचर्स है, स्पेसिफिकेशंस है, प्रीमियम जो आप भर रहे हैं टर्म प्लान की उसकी अवधि कैसे होती है, कितने तरीके से आप प्रीमियम का पेमेंट कर सकते हैं, टर्म प्लान का प्रीमियम कितना होना चाहिए, कौन कौन से राइडर्स है जिसको टर्म प्लान के अंदर आप यूज कर सकते हो, और उन सब के बाद में सबसे लास्ट क्वेश्चन ये है कि कौन सी कंपनी का टर्म प्लान आपको लेना चाहिए। तो मैं दावा करता हूं आपको कि इस वीडियो में मैं आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन टर्म प्लान के बारे में, उनके फीचर्स स्पेसिफिकेशन के बारे में देने वाला हूं, जो यूट्यूब पे अवेलेबल और किसी भी वीडियो में अवेलेबल नहीं है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि टर्म प्लान क्या है। टर्म प्लान एक प्योर फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। इसे एक प्रोटेक्शन प्लान के नाम से जाना जाता है, जिसमें पॉलिसी होल्डर एक स्पेसिफाइड ड्यूरेशन के लिए एक स्पेसिफाइड प्रीमियम का पेमेंट करता है, और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी होल्डर को ये इंश्योर करती है, एश्योर करती है कि अगर पॉलिसी टर्म के दौरान अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाएगी तो कंपनी उसे लाइफ कवर, सम एश्योर्ड, बीमा धन जो उन्होंने तय किया है वो उसके नॉमिनी को पेमेंट कर दिया जाएगा। जनरली जितने भी टर्म प्लान है, टर्म प्लान के अंदर प्रीमियम मैच्योरिटी पे वापस क्लाइंट्स को नहीं मिलते हैं, प्रीमियम फॉरफिट हो जाते हैं। बट टर्म इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होता है वो काफी छोटा प्रीमियम होता है। टर्म इंश्योरेंस के प्रीमियम में क्लाइंट्स को 500 टू 1000 टाइम्स का लाइफ कवर मिलता है। लाइफ इंश्योरेंस में बहुत सारे प्लान होते हैं, जैसे यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान है, एंडोमेंट प्लान है, या सेविंग्स प्लान होते हैं। उन सारे प्लान्स के अंदर करीबन 10 से 15 गुना लाइफ कवर होता है, जबकि टर्म प्लान के अंदर जो कवर होता है वो 500 टू 1000 टाइम्स होता है। एग्जाम्पल के लिए मिस्टर एक्स है, उनकी एज 25 ईयर्स है। अगर वो 1 करोड़ रुपए का लाइफ कवर लेते हैं, 75 ईयर्स की एज तक कवरेज रहता है, तो उनका जो प्रीमियम आएगा वो 10,000 रुपए होगा। तो 10,000 रुपए पे करके मिस्टर एक्स को 1 करोड़ रुपए का कवर मिलता है। तो ये जो कवर है वो नॉर्मल सेविंग्स और एंडोमेंट प्लान से काफी ज्यादा होता है टर्म प्लान के अंदर। अब जो दूसरा क्वेश्चन आता है व्यूअर्स के माइंड में कि भाई मुझे टर्म प्लान लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये क्वेश्चन आता है। तो इसके बारे में मैं ये कहता हूं कि अगर आपको अपनी फैमिली को फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करना है तो आपको टर्म प्लान लेना चाहिए। अगर आपकी फैमिली फाइनेंशियली आप पे डिपेंडेंट हो, अगर आपके स्पाउस, चिल्ड्रन और आपके पेरेंट्स फाइनेंशियली अगर आप पे डिपेंडेंट है तो आपको टर्म प्लान लेना चाहिए। तीसरे, वो लोग जिनकी लाइबिलिटीज जैसे कि कार लोन, होम लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन या कोई ओवरड्राफ्ट, जब उनकी लाइबिलिटीज जब उनके एसेट से ज्यादा हो जाती है तो उन्हें अपने लाइबिलिटीज को कवर करने के लिए टर्म प्लान लेना चाहिए। टर्म प्लान एक बेहतरीन तरीका है जिसके थ्रू आप अपने फैमिली की फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी को पूरा कर सकते हैं। आप अपने फैमिली पे कोई भी जो वित्तीय आपदा आने वाली है उसको पहले से ही टाल सकते हैं टर्म प्लान लेके, जिससे आपकी फैमिली फाइनेंशियली सिक्योर फील करेगी। तीसरा जो क्वेश्चन आता है व्यूअर्स के माइंड में ये होता है कि भाई मुझे टर्म प्लान कितना लेना चाहिए, वो कौन सा अमाउंट है या वो कौन सा सम एश्योर्ड है, अगर जो मैं लूं तो मेरी फैमिली पूरी तरीके से फाइनेंशियली प्रोटेक्ट हो जाए। तो उसके बारे में मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आपको अपनी एनुअल सैलरी का 15 टू 20 टाइम्स तक टर्म प्लान लेना चाहिए, या आपको अपने हाउस होल्ड और लाइफ स्टाइल एक्सपेंसेस दोनों को मिला के उनका 25 टू 30 टाइम्स लेना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मिस्टर एक्स है, उनकी सैलरी अगर 6 लाख रुपए है तो उनको 1 करोड़ रुपए तक का टर्म प्लान लेना चाहिए, अगर एनुअल सैलरी से अगर मैं 15 टू 20 टाइम्स करता हो तो। या अगर उनके हाउस होल्ड एक्सपेंसेस अगर 4 लाख रुपए के हैं तो उनको हाउस होल्ड एक्सपेंसेस इंटू 25 टाइम्स, तो 1 करोड़ रुपए का लेना चाहिए। तो मोटा मोटी अगर आपको अपने एनुअल सैलरी का 15 टू 20 टाइम्स या एनुअल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस का 25 टू 30 टाइम्स लाइफ कवर लेना चाहिए। फोर्थ जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि मुझे टर्म प्लान कैसे लेना चाहिए। कुछ सालों पहले टर्म प्लान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पे मिलते थे, और टर्म प्लान लेने के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, फाइनेंशियल कंसल्टेंट को अप्रोच कर सकते थे। आप किसी बैंक कर्मचारी को या बैंक एम्प्लॉय को आप कांटेक्ट कर सकते थे,
बट अभी आजकल टर्म प्लान ऑनलाइन काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। तो अभी इस मोड पे आप टर्म प्लान किसी भी कंपनी की वेबसाइट, जैसे अगर आपको HDFC का टर्म प्लान लेना हो तो HDFC लाइफ की वेबसाइट पे, ICICI लाइफ की वेबसाइट पे, SBI लाइफ की वेबसाइट पे या LIC ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे आप विजिट करके वहां से टर्म प्लान ले सकते हैं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या अपने वित्तीय सलाहकार से मशवरा करके आप टर्म प्लान ले सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि टर्म प्लान कितने तरह के होते हैं, तो बेसिकली टर्म प्लान दो तरह के होते हैं। एक जिसमें फिक्स प्रीमियम आप एक स्पेसिफाइड ड्यूरेशन के लिए भर रहे हैं, मैच्योरिटी के बाद में वो प्रीमियम आपको पेमेंट नहीं होता, उसमें प्रीमियम फॉरफिट हो जाता है। सेकंड, रिटर्न ऑफ प्रीमियम, जिसमें आपको एक रिटर्न जितना प्रीमियम आपने भरा है मैच्योरिटी टर्म तक, अगर आपकी डेथ हो जाती है तो टर्म प्लान का एक सम एश्योर्ड मिला जाएगा, और अगर डेथ नहीं होती है तो आपको जितना कि प्रीमियम आपने पे किया है वो प्रीमियम आपको वापस से रिटर्न मिल जाएगा। बट एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर और एज ए फाइनेंशियल प्लानर मैं मेरे क्लाइंट्स को और मेरे इन्वेस्टर्स को हमेशा ये एडवाइस देता हूं कि आप प्लेन वेनिला टर्म प्लान में इन्वेस्ट करें। आप प्लेन वेनिला टर्म प्लान लें जिसमें केवल लाइफ कवर आपको मिलता है, प्रीमियम फॉरफिट हो जाता है। क्योंकि अगर आपने रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान लिया है और 10 या 15 साल बढ़ने के बाद में अगर आप वो बढ़ना बंद करते हैं तो आपका इसमें नुकसान डबल होगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्यूअर्स के माइंड में वो ये आता है कि बेस्ट टर्म इंश्योरेंस कंपनी का चुनाव कैसे करें। आपको ये पता होगा मार्केट में 20 से 25 लाइफ इंश्योरेंस की कंपनीज है, सब अपने टर्म प्लान को इतने हिसाब से पोजीशनिंग और मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट करते हैं कि सारे कंपनी के टर्म प्लान अच्छे लगते हैं। अब बहुत ही दुविधा में पहुंच जाते हैं कि टर्म प्लान का चुनाव कैसे करें। कोई बोलता है क्लेम सेटलमेंट रेशियो के हिसाब से करो, कोई बोलता है प्रीमियम के हिसाब से करो, कोई बोलता है ब्रांड के हिसाब से करो। बट मैं आपको बताता हूँ कि बेस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान का चुनाव कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले देखा जाता है कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो। तो कोई भी कंपनी जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 95% से ज्यादा हो, हमें वो कंपनी टर्म प्लान के लिए उपयुक्त लगती है। अब क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी जनरली 3 तरह के होते हैं। एक, प्रीमियम के हिसाब से कि आप कितना प्रीमियम पे कर रहे हो और उसमें कितना आपको क्लेम सेटलमेंट रेशियो हुआ है, मतलब सम एश्योर्ड के हिसाब से। सपोज अगर किसी कंपनी में 12,000 करोड़ रुपए का डेथ क्लेम आया है और उन्होंने 11,500 करोड़ रुपए का क्लेम सेटलमेंट किया है, तो उन्हें जितना सम एश्योर्ड का क्लेम आया है उसका 95% उन्होंने सेटल किया है। सेकंड एक आता है क्लेम सेटलमेंट रेशियो के अंदर कि परसेंटेज वाइज, कि सपोज किसी की 15,000 डेथ क्लेम आया है और उन्होंने 15,000 में से 14,500 डेथ क्लेम सेटल किए हैं, तो नंबर ऑफ परसेंटेज वाइज उन्होंने कितना डेथ क्लेम सेटल किया है। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज आती है कि कितने दिन के अंदर क्लेम सेटलमेंट हुआ है। जैसा कि आपको पता होगा LIC अपने सारे क्लेम जो 7 से 10 दिन के अंदर हैंडल कर देती है। कुछ कंपनी 30 डेज का टाइम लेती है और कुछ कंपनी 90 डेज का टाइम लेती है। तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो जो कि 95% से ज्यादा होना चाहिए, चाहे तो प्रीमियम के हिसाब से देख रहे हैं, सम एश्योर्ड के हिसाब से या नंबर ऑफ डेज के हिसाब से। तो ये बेसिक पैरामीटर्स है क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखना। तो 95% से क्लेम सेटलमेंट जिसका ज्यादा है उसका आप चुनाव कर सकते हैं। उसमें कुछ कंपनीज में आपको बताता हूँ, SBI लाइफ, LIC, HDFC, ICICI, टाटा, मैक्स, आदित्य बिरला। अब जो सेकंड इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो है सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो एक रेशियो होता है जिसके हिसाब से कोई भी बीमा कंपनी की वित्तीय हालत का पता लगता है कि भाई ये कंपनी इन केस कभी कोई पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में ज्यादा क्लेम हो तो वो क्लेम चुका पाएगी या नहीं चुका पाएगी, वो कंपनी सॉल्वेंट है कि नहीं है। तो सॉल्वेंसी रेशियो कोई भी कंपनी का 1.5% से ज्यादा हो, 1.5 टाइम से ज्यादा, तो आपको वो कंपनी चूज करनी चाहिए टर्म प्लान लेने से पहले। अब HDFC लाइफ, SBI, LIC, मैक्स या टाटा ऐसी कुछ कंपनीज है जिनका सॉल्वेंसी रेशियो 1.5 से ज्यादा है। तो ये किसी भी टाइम पे, चाहे वो कोविड-19 में अगर डेथ हो रही हो या कोई नेचुरल कैलेमिटीज में डेथ हो रही हो, तो ये अपने पॉलिसी होल्डर का पेमेंट कर पाएगी क्योंकि ये सॉल्वेंट है। तीसरा जो पैरामीटर्स होता है टर्म प्लान की कंपनी चूज करने का, वो ये देखने का कि वो कंपनी ब्रांड है कि नहीं है, उस कंपनी की प्रेजेंस कितने सिटीज के अंदर है। वो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं क्योंकि सारी प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज 2001 के बाद में इंडिया में आई है। तो कोई कंपनी 3 साल पुरानी है, कोई 5 साल पुरानी है, कोई 20 साल पुरानी है। तो कंपनी की ब्रांड वैल्यू आपको देखना है, ब्रांड इक्विटी देखनी है, उनकी सारी प्रेजेंस इंडिया के अंदर है या नहीं है, वो आपको देखना है। फोर्थ पैरामीटर है जो किसी भी लाइफ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस को चूज करते हैं, वो ये है कि वो कंपनी NSE या BSE या इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्ट है या नहीं है। जब कोई कंपनी इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है तो उन्हें अपने क्वार्टरली रिजल्ट न्यूज़पेपर में पब्लिश करने पड़ते हैं। इसकी वजह से उस कंपनीज की ट्रांसपेरेंसी काफी बढ़ जाती है। अब इंडिया के अंदर 4 कंपनी जैसे HDFC लाइफ, ICICI लाइफ, SBI और मैक्स, वो एक लिस्टेड कंपनीज है। तो क्लाइंट का इन लिस्टेड कंपनीज पे भरोसा काफी हद तक ज्यादा होता है क्योंकि ये कंपनी ट्रांसपेरेंट होती है अपने क्लाइंट्स को इन्फॉर्मेशन देने के लिए। फिफ्थ जो पैरामीटर्स है टर्म प्लान लेने का, कि टर्म प्लान जो आप ले रहे हो वो कितनी अवधि तक अवेलेबल है।
जैसे कुछ गवर्नमेंट की कंपनीज है उसमें टर्म प्लान 70 ईयर्स तक अवेलेबल होता है, जबकि प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में ये 75 ईयर्स, 85 ईयर्स या अप टू 100 ईयर्स या अप टू डेथ तक भी अवेलेबल होता है। तो ये काफ़ी पैरामीटर्स है जो आपको चूज करना चाहिए। और सबसे लास्ट पैरामीटर है वो है कि प्रीमियम कितना आ रहा है। केवल प्रीमियम ही आपको नहीं देखना, बट प्रीमियम आपके पॉकेट फ्रेंडली होना चाहिए, ताकि आप इन सब पैरामीटर को चूज करके और प्रीमियम को देख के टर्म प्लान का चूज कर पाओ। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है क्लाइंट्स के माइंड में, वो ये होता है कि टर्म प्लान में वो कौन सी डेथ है जो कवर होती है, या वो कौन सी डेथ है जो टर्म प्लान में कवर नहीं होती है। तो मोस्टली सारे के सारे टर्म इंश्योरेंस प्लान के अंदर डेथ, चाहे एक्सीडेंटल हुई हो, चाहे नॉर्मल डेथ है, या किसी डिसीज से डेथ हुई है, या क्रिटिकल इलनेस से डेथ हुई है, सारी डेथ पे क्लेम पे सेटलमेंट हो जाता है। काफ़ी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज ऐसी भी है जो एक्ट ऑफ गॉड में पेमेंट नहीं करती है। उन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का प्रीमियम दूसरी कंपनी के प्रीमियम करते 10 to 15% लोअर भी होता है। अब एक और इम्पोर्टेंट पैरामीटर है इसमें, वो है सुसाइड। सुसाइड ऑलमोस्ट सारी की सारी कंपनीज कवर करती है, बट वो पॉलिसी के 1 साल के बाद में और पॉलिसी खत्म होने के 1 साल पहले तक इसका कवरेज रहता है। तो आप इस बारे में निश्चिंत रहे कि अगर डेथ नॉर्मल हो रही हो, एक्सीडेंट की वजह से हो रही हो, या एक्ट ऑफ गॉड की वजह से हो रही हो, अगर आपने टर्म इंश्योरेंस अच्छे से लिया है और आपने आपके सारे इन्फॉर्मेशन कंपनी को दी है, तो कंपनी आपको डेथ पर नॉमिनी को ये पेमेंट करेगी। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टर्म प्लान लेने से पहले कि कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखा जाता है। जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि भाई टर्म प्लान में कौन सी कंपनी का लेना चाहिए, कौन से फैक्टर्स है जो इंपॉर्टेंट होते हैं, बट मैं आपको अभी 4 फैक्टर्स बता रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है मेडिकल हिस्ट्री होती है। हर एक क्लाइंट को जो कि टर्म प्लान ले रहा है, तो कंपनी जो कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है वो मेडिकल हिस्ट्री के बारे में इंक्वायरी करती है। तो मेरा आपको ऐसा सजेशन है, सुझाव है कि अगर आपको या आपके फैमिली मेंबर्स, जैसे आपके पेरेंट्स को अगर डायबिटीज़ है, शुगर है, बीपी है, हाइपरटेंशन है, या और भी कोई बीमारी है, या अगर आपका लास्ट 5 या 10 ईयर्स में कोई ऑपरेशन हो रखा है, तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ में शेयर करनी पड़ेगी, ताकि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कभी भी क्लेम सेटलमेंट के टाइम पे कोई भी ये नहीं बोल सके कि भाई आपने ये इन्फॉर्मेशन नहीं बताई थी मुझे। तो मेडिकल हिस्ट्री आपको अपने लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ में अच्छे से शेयर करनी है। सेकंड है फिनेंशियल हिस्ट्री। अगर आप टर्म इंश्योरेंस ऑप्ट कर रहे हैं और अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई है, तो आपको अपने पिछले 3 से 4 महीने की सैलरी स्लिप देनी है। और अगर आप एक बिजनेसमैन या सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो आपको अपने 3 साल की ITR देने हैं। काफ़ी क्लाइंट्स क्या करते हैं, अपने लास्ट ईयर का रिटर्न बताते हैं। लास्ट ईयर का रिटर्न आपको नहीं बताना है, आपको 3 साल का एवरेज जो रिटर्न है वो आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के फॉर्म पे भरना है, ताकि आपका एक एवरेज फाइनेंशियल जो इनकम है वो पता चल सके। तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग। काफ़ी क्लाइंट्स जो ड्रिंकिंग और स्मोकिंग रेगुलरली करते हैं, बट जैसे ही वो ड्रिंकिंग या स्मोकिंग पे ऑप्ट के यस करते हैं, तो प्रीमियम 50% से ज़्यादा बढ़ जाता है। ज़्यादा प्रीमियम उन्हें पे नहीं करना होता है, इसीलिए वो बोलते हैं कि वो ड्रिंकिंग या स्मोकिंग नहीं करते हैं। दोस्तों ये गलत है। अगर आप ड्रिंकिंग या स्मोकिंग अगर कर रहे हैं, तो आपको अपने लाइफ इंश्योरेंस के टर्म प्लान में स्मोकिंग या ड्रिंकिंग पे यस करना पड़ेगा। अगर आप यस नहीं करते और एक्सीडेंटली अगर आपकी डेथ हो जाती है, पोस्टमार्टम में अगर किसी रिपोर्ट में ये पता चलता है कि आपने ड्रिंक एंड ड्राइव किया है, या आपकी ड्रिंकिंग की हुई है, स्मोकिंग की हुई है, या आपके ब्लड सैंपल में अगर निकोटिन है, तो कंपनी आपको पेमेंट नहीं करेगी। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव टर्म प्लान लेने का, अपनी फैमिली को सेव करने का, अपने फैमिली को फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करने का, वो पूरा नहीं होगा। तो दोस्तों आपको अपनी मेडिकल हिस्ट्री बतानी है, अपनी फाइनेंशियल हिस्ट्री बतानी है, अपने स्मोकिंग और ड्रिंकिंग हैबिट्स के बारे में बताना है। आपने जितनी भी लाइफ इंश्योरेंस कवरेज जो पिछले सालों में ले रखा है, चाहे तो LIC से ले रखा है, चाहे पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस से ले सका है, या फिर किसी भी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी से, आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, ताकि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के पास में कोई भी पैरामीटर, कोई भी आधार, कोई भी फंडामेंटल ग्राउंड ऐसा नहीं हो जिसकी वजह से वो आपका क्लेम रिजेक्ट कर सके। फिर काफ़ी लोगों के मन में क्वेश्चन आता है कि जो लाइफ इंश्योरेंस है उसका कवर कहाँ तक लेना चाहिए। जैसे सपोज किसी की एज 35 ईयर्स है या किसी की एज 45 ईयर्स है, तो मेरा ऐसा एडवाइस है, सुझाव है कि आपको अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का कवरेज 75 ईयर्स तक लेना चाहिए। बट अगर आप एस्टेट और विल प्लानिंग करना चाहते हैं, तो आप 85 ईयर्स तक ले सकते हैं। टिल दैट या अप टू 99 ईयर्स के लिए भी कुछ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट अवेलेबल है, बट मैं उनकी एडवाइस नहीं करता हूँ। मैं मेरे क्लाइंट्स को इतना ही एडवाइस करता हूँ कि 75 ईयर्स या 85 ईयर्स तक की पॉलिसी आप ले सकते हैं। फिर कुछ लोगों का ये क्वेश्चंस होता है कि भाई जो टर्म प्लान का पेमेंट है, ठीक है, उसमें कितने मोड होते हैं। तो बेसिकली इसमें 2 मोड होते हैं, एक रेगुलर होता है और एक लिमिटेड होता है। रेगुलर प्रीमियम, जैसे अगर आपकी एज अगर 30 ईयर्स है, आप 80 ईयर्स के लिए टर्म प्लान ले रहे हैं, तो आपको 50 ईयर्स तक एवरी ईयर्स एक स्पेसिफाइड प्रीमियम आपको नेक्स्ट 50 ईयर्स तक पे करना है। पर कुछ इन्वेस्टर्स या कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनको ये प्रीमियम कम अवधि में भर के कवरेज 85 या 80 ईयर्स तक अगर
कंटिन्यू करना है तो इन्हें ऑप्शन है कि ये 3 इयर्स, 5 इयर्स, 7 इयर्स, 10 इयर्स या 12 इयर्स, इन्हें लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म कहते हैं, जिसमें आप एक लिमिटेड प्रीमियम तक अपना प्रीमियम भर के कवरेज को लंबे टाइम तक चालू रख सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि टर्म प्लान में राइडर्स क्या होते हैं। तो बेसिकली टर्म प्लान में 2 तरह के राइडर्स होते हैं। पहला है एक्सीडेंटल राइडर एंड सेकंड है क्रिटिकल इलनेस राइडर। एक्सीडेंटल राइडर क्या होता है? एक्सीडेंटल राइडर है कि अगर आपकी एक्सीडेंटली डेथ होती है और आपने अगर एक्सीडेंटल राइडर ऑप्ट किया हुआ है तो कंपनी आपको एक्सीडेंटल राइडर के प्रीमियम का, एक्सीडेंटल राइडर के सम एश्योर्ड का पेमेंट करेगी। तो मेरी उन सब लोगों से एडवाइस है जो लोग मार्केटिंग के फील्ड में हैं, जो लोग एक्सेसिवली ट्रेवलिंग करते हैं, तो वो एक्सीडेंटल राइडर ऑप्ट करें। सपोज अगर किसी ने 1 करोड़ रुपए का नॉर्मल इंश्योरेंस लिया है और 1 करोड़ रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस लिया है, तो अगर उस व्यक्ति की एक्सीडेंटली डेथ होती है तो उसे 2 करोड़ रुपए का पेमेंट किया जाएगा, और अगर नॉर्मल डेथ होती है तो 1 करोड़ रुपए का पेमेंट होगा। सेकंड जो राइटर है वो क्रिटिकल इलनेस राइडर है। वो मैं उन क्लाइंट्स को एडवाइस करता हूँ जो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करते हैं। तो ड्रिंकिंग या स्मोकिंग करने वाले क्लाइंट्स को जनरली मैं ये ऑप्ट करता हूँ कि क्रिटिकल इलनेस कवर उन्हें ले लेना चाहिए, ताकि इन केस अगर कोई 34 क्रिटिकल इलनेस में से कोई इलनेस अगर डिटेक्ट होती है तो उन्हें उस समय एक सम एश्योर्ड या बीमा राशि का पेमेंट कर दिया जाए। अब सबसे लास्ट में ये क्वेश्चन आता है इन सब पैरामीटर्स को देखते हुए कि भाई कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी खराब है, किस प्रोडक्ट में जाएं, किस प्रोडक्ट में नहीं जाएं। इतनी सारी दुविधाएं हैं कि 20 से 25 कंपनी और 50 से ज़्यादा प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट कंपनीज में मैंने जो आपके लिए 2 कंपनी सेलेक्ट की है वो है पहली LIC ऑफ इंडिया एंड सेकंड SBI लाइफ। और प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस के अंदर मैंने आपके लिए 3 कंपनी सेलेक्ट की है, वो है पहला HDFC लाइफ, सेकंड ICICI लाइफ एंड तीसरा टाटा। ये सारी की सारी कंपनीज जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये सॉल्वेंसी रेशियो के हिसाब से, ब्रांड वैल्यू के हिसाब से, नंबर ऑफ ऑफिसेज इन इंडिया के हिसाब से, या उन्हें कितना एक्सपीरियंस है, या कितने क्लेम सेटलमेंट किए हैं, क्लेम सेटलमेंट रेशियो का 95% से ज़्यादा का वैल्यू है, इन सब पैरामीटर को ध्यान में रख के मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा पूरा के पूरा वीडियो मेरे सारे इन्वेस्टर्स, व्यूअर्स या क्लाइंट्स के लिए इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है, एजुकेशन पर्पस के लिए है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों रिलेटिव के साथ में शेयर करें, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो आज ही करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, ताकि आपको मेरे पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड इस तरह के वीडियोस मिलते रहेंगे। बाय फ्रेंड्स।